ऑलराइट, तो इस पॉडकास्ट में हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे बेसिक चीज़ जो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फाउंडेशन, जो कि होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पर हम पढ़ते हैं एक पॉइंट के बारे में, एक लाइन के बारे में, बेसिक चीज़ें जो होती हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। सर्कल्स या फिर पैराबोला या फिर इलिप्स या हाइपरबोला में अभी नहीं जाने वाला। तो बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसका एक बेहतर तरीका क्या है, इस बारे में मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया है तो कुछ गलतियाँ जो लोग कर देते हैं जो कि तुम्हें नहीं करनी, तो तुम पहले से उन गलतियों को पता कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को उन गलतियों को अटेम्प्ट करने से। और जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और 11th या 12th या ड्रॉप ईयर में और इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे जो मैं बोलने वाला हूँ उन चीज़ों से। और जो थोड़ा बहुत बचा टाइम है उसमें तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके इसको और बेहतर तरह से कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस होती है। मुझे कुछ पुराने दिन याद आ रहे हैं जब मैंने जेईई प्रिपरेशन शुरू नहीं करी थी, जस्ट 10th के बाद छूटे थे। तो मैं एक रैंडम सी बोर्ड की कोचिंग में एक डेमो लेने गया था। तो शुरू में तो बड़ा टशन होता है जब आप जेईई की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सबको ईयर वन लानी होती है। आई होप आपके साथ भी ऐसा ही रहा होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर ऐसा है तो, था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, ज्वाइन नहीं करी थी, मैं डेमो लेने गया था पहला दिन जो फ्री होता है। तो कोई आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए मेरे ख्याल से सर थे जो कि बोर्ड्स का ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है। तो बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे थे कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ये तीनों एक्सिस किस तरह की होती हैं। वो विजुअल्स का यूज़ कर रहे थे अपने प्रोजेक्टर पे। तो फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि यार ये बताओ कि इन तीनों के परपेंडिकुलर एक एक्सिस अगर होगी तो वो कैसी होगी, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो ये बात, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस। तो यहाँ से मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मज़ा आना शुरू हुआ। मतलब मुझे पता नहीं था उस टाइम कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पर उनने पहले एक्सप्लेन किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ इन तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर यार कोई तो होगी, एक्स वाई जेड। मैं कोई अपने नाम से पी एक्सिस बना दूँ जो हो परपेंडिकुलर। तो मैं इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे ये डिकोड करने में कि ऐसी एक्सिस कैसी होगी। और ऐसा भी बोल रहे थे कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। हाइट जो है तुम्हारी जेड डायरेक्शन में हो जाएगी, लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस अगली होगी वो किसी चौथे डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये सुन के और बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि इस तरह की मैंने फ़िज़िक्स की फैसिनेशन वाली वीडियो देखी हुई थी, 4D 5D ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। इस तरह की वीडियोस होती हैं ना, डिस्कवरी चैनल पे आती हैं, ब्रह्मांड के बारे में हम आपको कुछ सच्चाइयाँ बताने वाले, सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसको देख के फिर और लगा कि मैं 4D क्रैक करूँगा आज। पर काफ़ी बचपना था, बट काफ़ी सीखने को मिला इन चीज़ों से, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ना। जब तुम्हें बताया जाता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नाम की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो तुम्हें तुरंत विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि ये तुम्हारे सामने कहाँ है ना, तुम्हारे सामने इनका क्या इस्तेमाल है। और फिर जब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। हम एक पॉइंट को एक्स कॉमा वाई क्यों बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट को एक बेसिक लेवल पे समझते हैं। हालांकि पॉइंट अपने आप में ही बड़ी कमाल की चीज़ है। इनफैक्ट मैंने शायद क्या पक्का ही अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बना रखी है जो सिर्फ पॉइंट के ऊपर बेस्ड है ना। तो काफ़ी फैसिनेटिंग वीडियो है। एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया था, पॉइंट के ऊपर बड़ी कमाल की चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करी थी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसको ज़रूर देखना। पॉइंट से हम धीरे धीरे लाइन की बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट की हमने बात करी, अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर हम लाइन पे बात करने लग गए। लाइन से हम धीरे धीरे प्लेन पे पहुंच जाते हैं, है ना। और ये जो लाइन है इसको हम मोड़ने भी लग जाते हैं, तोड़ने भी लग जाते हैं, और ये जो प्लेन है इसको हम घुमाने भी लग जाते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं हम प्लेन के बारे में। इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और धीरे धीरे हम कर्व पे भी पहुँच जाते हैं। कर्व मतलब जो कि ऐसी चीज़ है जो लीनियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है ना। और इसके बाद हम 3D कर्व्स पे पहुंच जाते हैं। तो जेईई के सिलेबस में ऑब्वियसली हमारे 3D कर्व्स नहीं है, बट ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है ना। जब तुम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हें अलग ही मज़ा आएगा, है ना। उसमें और नेक्स्ट लेवल विजुअलाइजेशन होता है, बहुत मज़ा आता है। अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। अभी मैं सिर्फ इनसाइट दे रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत मज़ेदार चीज़ें होंगी जब तुम 11th 12th कर लोगे उसके बाद। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये जान के कि ये चीज़ें असली दुनिया में कैसे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अभी मैं मैथ्स तक लिमिट करता हूँ चीज़ों को, असली दुनिया से मैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिमिट नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम चीज़ों को जेईई के दायरे में रख रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं बाहर जाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हम पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं, कोऑर्डिनेट का नाम याद करते हैं, हाँ भाई x1 y1 होता है, फिर
दूसरा पॉइंट होता है x2, y2, उसको हम लाइन से जॉइन कर देते हैं और धीरे धीरे करके इस तरह से हम कर्व से पहुंच जाते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो कर्व नामक चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक पॉइंट को ढंग से नहीं समझ सकते तो तुम एक कर्व को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि एक कर्व जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बना है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है तुम कर सकते हो कि कोई भी चीज़, जैसे पॉइंट है, कोई लाइन है, कोई भी तुम चीज़ पढ़ते हो तो सिंपली अपने आप से एक सवाल पूछो कि इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो मैं जान सकता हूँ। खुद से, बिना किसी बुक का यूज़ किए, सिंपली खुद से 10 मिनट डिकोड करने की कोशिश करो। मैंने आज पढ़ा कि भाई ये पॉइंट की इक्वेशन x1, y1 होती है। एक काम करता हूँ, मैं आज अपनी मैथ्स बनाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट के बारे में। मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे एक पॉइंट है, मैं दूसरा पॉइंट सोचता हूँ और एक लाइन बना देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बना देता हूँ। क्या पता जो चीज़ें बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने ड्राइव करके इन किताबों में लिखी हुई हैं वो तुम भी ड्राइव कर लो। तो थोड़ा बहुत टाइम इन चीज़ों पे दिया जा सकता है तो काफ़ी इंटरेस्ट ऐड होता है और ये मैथ बोरिंग नहीं लगती। ये चीज़ है जो मैं किया करता था, मुझे अभी भी याद है। मैं एक टाइम पे मेरे सामने एक इंटीग्रेशन होता है, मेरे ख्याल से e⁻x² का इंटीग्रेशन होता है, जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। अपने बेसिक मेथड जो भी हमने सीखे हैं जेई में, उनके थ्रू हम सॉल्व नहीं कर सकते। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग पे चढ़ गया था ये कि मुझे किसी ना किसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बहुत सारे एल्गोरिदम्स लगाए जो भी जनरल इंटीग्रेशन में होते हैं। खैर मेरा इंटीग्रेशन उस टाइम इतना अच्छा नहीं था, फिर भी आई वॉज डेयरिंग इनफ टू अटेम्प्ट टू सॉल्व इट डाउन इवन आफ्टर नोइंग इट कांट बी सॉल्व्ड। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, 1-1.5 घंटे मैंने ट्राई किया, बट कुछ बात नहीं बनी। तो मैंने सोचा अब सब कुछ बाढ़ में जान दो, अब मैं अपना इंटीग्रेशन इन्वेंट करूँगा, है ना। मैं बिल्कुल एलिमेंट्री dx को समझूंगा, dx क्या होता है, h क्या होता है, मैं बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ों से स्टार्ट करूँगा और इंटीग्रेशन इन्वेंट करूँगा अपने फॉर्मेट में, जिसके थ्रू मैं इस e⁻x² को डिराइव कर पाऊँगा। तो मैं जो है थोड़े पैसे मांगे मैंने अपनी मम्मी से और एक चार्ट पेपर लेके आया और बहुत सारे स्केच पेन लेके आया अलग अलग कलर के और टेप वगैरह लेके आया और दीवार पे लगाया। चार्ट पेपर 5-6 लेके आया था मैं, एक भर जाए तो दूसरा यूज़ कर लेंगे। तो फिर मैंने शुरू किया समझना कि एक लाइन का हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, व्हाट इज़ dx। तो मैंने सोचा था कि मैं कोई प्रायर नॉलेज यूज़ नहीं करूँगा पहले की, जो भी मैंने पढ़ रखी है जेई के बारे में। मैं खुद से बिल्कुल फ्रेश चीज़ चाहिए मेरे को। मेरे दिमाग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं पूरा नहीं बोल रहा क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे को लिमिटेड रखना है पॉडकास्ट का, बिकॉज आई वैल्यू योर टाइम। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी थी, 3-4 घंटे मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश करी। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, पर ऑब्वियसली मैं कुछ इन्वेंट नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने उन पेन और चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल भी नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, बट उस टाइम किया था। तो इस तरह के एक्सप्लोरेशन जो हैं थोड़े बहुत किए जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 4 घंटे इसमें इन्वेस्ट करो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो ये चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। छोटी छोटी चीज़ों को हम थोड़ा और एलैबोरेटेड वे में समझ सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह आ जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री से लोगों को पहले ही नफरत होती है और यहाँ पर और आ जाती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे रोटेशन हो गया, है ना, और शिफ्टिंग दी ओरिजिन हो गया। लोगों को ये इमेजिन नहीं हो पाता कि हो कैसे रहा है ना, और वो फार्मूला रट लेते हैं और जो चीज़ रट लेते हो वो बाद में तुम भूल जाते हो। तो ये जो 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, है ना, इनको ढंग से कर लेना, शिफ्टिंग द ओरिजिन और रोटेशन। स्पेशली रोटेशन लोग भूल जाते हैं, है ना। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं उनमें काफ़ी काम आता है। जैसे मैं बताता हूँ, रोटेशन जो है मैंने पर्सनली ढंग से नहीं करा था, तो बार बार मुझे उसका फॉर्मूला देखना पड़ता था। तो एक टाइम पे एक ब्लैक बुक के नाम से कोई किताब आती है मेरे ख्याल से, उसमें एक सवाल था पैराबोला में, उसमें रोटेशन लग के वो सवाल हल हो गया था, है ना। और मैंने उस टाइम उस सवाल पे, मेरी आदत थी मैं जब तक हो नहीं जाएगा तब तक मैं सवाल करता रहूँगा। तो 1 घंटा दिया था उस टाइम पे मैंने उस सवाल पे। फिर मैं एक इंसान से पूछने गया और उसने रोटेट करा और तुरंत कर दिया। तो मेरे को लगा अरे यार, ये छोटी सी चीज़ अगर शुरू में ढंग से कर ली होती तो ये सवाल बहुत जल्दी हो गया होता, मतलब इतना आसान सवाल था ये। तो ये चीज़ है, तो रोटेशन को इग्नोर मत करना, और काफ़ी सारे लोग कर देते हैं। आगे और भी चीज़ें जैसे आपके हो गए ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह, इनकी डेफिनेशंस जो होती हैं मेरे हिसाब से काफ़ी किताबों में इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, पर इनको ढंग से तब समझा जाए जब आप लाइंस के बारे में भी सीख लो, है ना। लाइंस की इक्वेशंस, स्लोप वगैरह ये सब ढंग से सीख लो। लाइंस के साथ मैनिपुलेशन, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किस तरह से, 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये सब पढ़ लो। इसके बाद आप ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सब की इक्वेशंस पे उतरो, है ना। इन सब को अच्छे से एनालाइज करो। पर काफ़ी लोग पहले ही पढ़ा देते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप कोई स्टैंडर्ड जैसे लाइक सेंगेज किताब अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें पहले ही पढ़ा दिया गया है। मैं प्रेफर करूँगा कि उसको इग्नोर करो और
स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, उसके बाद वापस दोबारा और सेंटर, सर्कल, सेंटर काइंड ऑफ चीज़ों पे आओ, है ना, ये चीज़ है। तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और भी चीज़ें जो कि मैं डिस्कस करूँगा अगले पॉडकास्ट में, इसके अगले पार्ट में आई मीन। तो क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, है ना। आगे जाके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो सिर्फ वही समझ सके जो जिसने चैप्टर पढ़ रखा है ना। तो प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। और जिसने नहीं पढ़ रखा है ना, तो मैं वो इनसाइट्स पहले से ही मिल जाएंगे जो मिलने चाहिए उसको जिसने पढ़ रखा है, तो तुम और ज़्यादा एडवांस हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वन। मिलते हैं अगले वाले पॉडकास्ट में, और अगर अच्छा लगे तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वन।